आइए आज जानेंगे हम 1857 की क्रांति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 ईस्वी में राजस्थान में कुछ घटित हुआ। उसकी जड़ें 1818 ईस्वी की संधि, जो कि राजपूत राजाओं के साथ हुई थी अंग्रेजों की, उनसे जुड़ा हुआ माना जाता है। मुगलों की केंद्रीय सत्ता के पतन के बाद जब भारत पर मुगल साम्राज्य था, तो मुगलों की सत्ता चली गई थी। उसके बाद में यहाँ पर जो मराठा थे और पिंडारियों पिंडारी एक जाति होती है जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहती है। और ये मराठा तो नाम प्रचलित है, आप सभी जानते होंगे इसको कि ये महाराष्ट्र की जाति है। मुगलों के केंद्रीय सत्ता के पतन के बाद राजस्थान की देशी रियासतें नियंत्रण विहीन हो गई। मराठों और पिंडारियों ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर राजस्थान में लूट खसोट प्रारंभ कर दी। इसी बात से तंग आकर राजस्थानी रियासतों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। जब यहाँ पर आकर के मराठा और जो ये अन्य जातियां थी वो लूटपाट करने लग गई थी, तो जो यहाँ के तत्कालिक राजा थे वो ना चाहते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में मिलने के लिए राजी हो गए, क्योंकि उनको इन आक्रांताओं से अपने आप को बचाना था। इसी बात से तंग आकर राजस्थानी रियासतों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको मराठाओं द्वारा लूटा जा रहा था। यह भी एक मजबूरी रही राजपूत राजाओं की ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने की। उसके बाद में 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों की संधि स्वीकार की। यह प्रथम संधि मानी जाती है। उसके बाद 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही राज्य की संधि के पश्चात संपूर्ण राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव दिखने लगा। जो 11 सितंबर 1823 को जो संधि हुई थी, जो सिरोही ने की थी, उसके बाद में धीरे 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 इस संधियों का दौर शुरू हो गया और संपूर्ण राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिल गया। अब ये 1857 की क्रांति आखिरकार हुई क्यों थी, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट हम अब देखेंगे। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण: विलेज अली द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में देशी रियासतों से संधि करना। जो विलेज अली था उसने 19वीं सदी जो प्रारंभ हुई थी उसमें जो देशी रियासतें थी इनसे संधि कर ली थी। उसके कारण भी एक उसका भी एक कारण रहा डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत। अब ये क्या सिद्धांत होता है आइए समझते हैं। अर्थात लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत एक नीति थी जिसके अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत का शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, यानी कि जैसे कि हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि झांसी झांसी के महाराजा की मृत्यु के बाद वहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय रियासत का शासक बिना किसी पुरुष, अगर महिला उत्तराधिकारी है तो ये लोग महिला को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि पुरुष ही होना चाहिए उत्तराधिकारी के पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला मिला लिया जाएगा। और इसी बात के कारण इन्होंने कई सारी रियासतों को हड़पा भी सही। ये सिद्धांत 1818 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। अब ये जो हड़प नीति वाला था ना, तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। सर्वप्रथम 1818 में सतारा महाराष्ट्र को हड़पा, फिर जेतपुरा संबलपुर 1849 में, झांसी को 1853 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 को हड़पकर ब्रिटिश राज्य का अंग बनाया। 1856 को कुशासन का हवाला देकर डलहौजी ने अवध को हड़पा। अब जैसे कि जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं कि जो अगर कोई राजा अगर बिना किसी अपने उत्तराधिकारी के अगर मर जाता है तो उसके बाद में अंग्रेज उसकी विरासत को अपने इसमें मिला लेंगे। परंतु जो अवध को जो हड़पा गया था, अवध को इस पॉइंट से नहीं हड़पा था।
अवध के बारे में डलहौजी ने बताया कि यहाँ पर कुशासन चल रहा है राजा के द्वारा, इसलिए हम इसको अपने नियंत्रण में लेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। ये अवध एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसको कुशासन के हवाला देकर के हड़पा गया था। एक कारण ये भी रहा कि डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पर ये गलती से गलत लिखने में आ गया। ओ, ये है पेंशन। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं। आर्थिक कारण, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, भू राजस्व नीति, जागीरदारी प्रथा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्षों तक शासन करने के बाद भारतीय उद्योग धंधों व हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने 100 वर्षों तक साम्राज्य किया यहाँ पर। जो यहाँ के मजदूर थे, जो यहाँ के भारत के जो लोग थे, उनके जो धंधे थे वो धंधे भी बंद हो गए। तो फिर वो लोग खाएंगे क्या? इस वजह से भी लोगों ने इनका विरोध किया। धार्मिक कारण, अब धार्मिक कारण में क्या रहा, इन्होंने ईसाइयों को प्रचार प्रसार के लिए खुली छूट दे दी थी 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत कि ईसाई मिशनरी का कोई भी भारत में आएगा और इन लोगों को यहाँ पर आने के बाद में इस धर्म का खुल करके प्रचार प्रसार करेगा। सामाजिक कारण, सती प्रथा। सामाजिक कारण, सती प्रथा, कन्या वध, बाल विवाह, दास प्रथा। सामाजिक कारण रहे थे ये, सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, दास प्रथा। सैनिक कारण, सैनिक कारण में क्या रहा, वेतन में भेदभाव। जो अंग्रेज शासक थे, अंग्रेजी सेना के जो राजा, अंग्रेजी सेना के जो सैनिक थे उनको ज्यादा वेतन दिया जाता था, और जो भारत के सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था। वेतन में भेदभाव, सैनिकों को भेजने वाले डाक पर कर बढ़ा दिया। जो सैनिकों को डाक भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे पहले के जमाने में, तो उस डाक पर भी इन्होंने कर बढ़ा दिया था। उसके बाद में तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, गवर्नर जनरल केनिंग द्वारा ब्राउन ब्राउन बेस राइफल राइफलों के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। इन राइफलों के कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे भारतीय हिंदू व मुस्लिम सैनिकों में धर्म भ्रष्ट होने की बात फैल गई थी। 1857 की क्रांति का एक कारण यह रहा था कि जो उस समय का जो गवर्नर केनिंग था, उसने क्या किया था कि ब्राउन बेस राइफल आती थी, उसकी जगह एनफील्ड राइफल लेकर के आए थे। और इस राइफल की यह बात थी कि इसका जो कारतूस था वो डालने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, जिसकी यह बात फैली थी कि इसके अंदर गाय और सूअर का चर्बी का कुछ लेप लगा हुआ है। उसके कारण धार्मिक भावना आहत होने के कारण इन्होंने इसका विद्रोह कर दिया था। अब यहाँ तक तो आपने सारी किताबों में पढ़ा होगा और सारी कोचिंग में सुना होगा, पर हम आपको एक इसके बारे में अतिरिक्त फैक्ट बताते हैं। यह जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग सर्वप्रथम 1854 में क्रीमिया के युद्ध में किया गया था। वह इस बंदूक का विरोध सर्वप्रथम सर्वप्रथम बुरहानपुर छावनी, जो कि मध्य प्रदेश में, एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम विरोध भारत में कहाँ किया गया था? बुरहानपुर छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। अब राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में बात करते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया था। इसका मुख्य अधिकारी एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। जो राजपूत रेजिडेंसी थी इसकी स्थापना तो 1832 में हो गई थी, इसका मुख्यालय अजमेर में हो गया था, और जो इसका मुख्य अधिकारी होता था वो एजीजी होता था। तो राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजी, राजपूताना राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था।
विलियम पेंटिंग द्वारा राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय 1843 में ग्रीष्मकालीन कार्यालय आबू में स्थानांतरित कर दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एजीजी चार्ल्स पैट्रिक लॉरेंस था। अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पारमस्टन और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ थी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था। अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये एजीजी अलग होता है, गवर्नर जनरल अलग होता है। गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय केनिंग था। कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कैपवेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था, रोटी यानी चपाती। क्रांति की तारीख, सबसे मुख्य गड़बड़ यह हुई थी कि क्रांति की जो 1857 वाली जो क्रांति करने की जो तारीख निश्चित हुई थी, वह तारीख 31 हुई थी। परंतु क्या हुआ कि इन्होंने 10 तारीख को ही मेरठ से 31 मई को तारीख तय हुई थी, परंतु कुछ क्रांतिकारियों ने 10 मई को ही मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ कर दी थी। और पहले इतने सुविधा संचार नहीं होते थे, टेलीफोन वगैरह, तो वो सूचना नहीं जा पाती थी, इसलिए उन्होंने 10 तारीख को ही शुरू कर दी थी। क्रांति का मुख्य नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिमी प्रांत का कालविन के नियंत्रण में था। उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय, अब जैसे कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में था। क्रांति के समय कौन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट एवं शासक था? जयपुर का जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था और शासक राम सिंह द्वितीय था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था और शासक राम सिंह द्वितीय थे। जोधपुर का जीएच मैकमोहन और भगत सिंह। उदयपुर शावर स्वरूप सिंह। सिरोही जीडीहाल शिव सिंह। भरतपुर मॉरिसन जसवंत सिंह। धौलपुर निक्सन भगवंत सिंह। ये भगवंत सिंह, जसवंत सिंह, शिव सिंह, स्वरूप सिंह, भगत सिंह जो है, ये सारे के सारे शासक थे। और इनके जो सामने लिख रखा है मॉरिसन, निक्सन, करना, ये सब 1857 की क्रांति के समय के पॉलिटिकल एजेंट थे इन इन शहरों के। भरतपुर भरतपुर के शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे, इसलिए मॉरिसन को वापस भेज दिया गया। निक्सन ने ही धौलपुर भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया था। कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि भरतपुर के शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे, जैसे यहाँ पर लिख रखा ना, भरतपुर मॉरिसन। तो भरतपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, परंतु जसवंत सिंह जी नाबालिग थे, तो नाबालिग का हवाला देते हुए इनको वापस भेज दिया गया था। निक्सन नहीं, धौलपुर, उस समय निक्सन धौलपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो निक्सन ने ही भरतपुर और धौलपुर दोनों पास में थे, इसलिए इस निक्सन ने धौलपुर और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। यह सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और हम आपको सिर्फ वही फैक्ट बताएंगे जो सटीक हो। जय हिंद, जय भारत।